यस, सो फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। ओके, सो अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें तुम नाइन्थ में जो पढ़े हो, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड ऑल, वो सब 11th में वापस आया। तो अगेन ये भी ऐसा ही है जो तुम नाइन्थ में पढ़े थे, ग्रेविटेशन चैप्टर यही नाम से। ओके, बहुत सारा उसका यहाँ पर आने वाला है कंटेंट, हाँ, और थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली भी आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, सो हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। हमें पता ही है व्हाट इज ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होगा, याद रखना। ओके, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। क्या है ये? कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ओके, हमें जो नाइन्थ का बेसिक पता है वो तो याद रखना ही है। और ये चैप्टर में हम सब कुछ समझेंगे कि गए ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है तो कितना लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, कैसे चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, अगर पर्टिकुलरली अर्थ की मोशन हो रही है रिलेटिव टू द सन तो वो कैसे हो रही है, प्लैनेट्स की मोशन कैसे हो रही है, केपलर्स लॉ देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली। सो ये सब चीज़ें हमें देखनी है मोटा मोटा। ओके, और बहुत ही इजी चैप्टर है, अच्छे से, हाँ फॉर्मूलाज है बट याद रह जाए वैसे ही फॉर्मूलाज है। अगर याद ना भी रहे तो हम फटाफट डिराइव कर सकते हैं विद इन मिनट्स और से विद इन सेकेंड, वैसे ही फॉर्मूलाज है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं और स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी न्यूटन सेकेंड लॉ और से, नहीं सेकेंड लॉ थोड़ी न्यूटन आए तो सेकेंड लॉ आ जाता है। सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। सो ये ग्रेविटेशन जो है वो लॉ किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया। चलो निर्भय, क्या सोच रहे हो? ये ग्रेविटेशन लॉ है वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। तो क्या है देखो, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, हमें पता हुआ ही है, नया कुछ नहीं है। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है विद द फोर्स से अट्रैक्ट करता है, directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या बोल रहे हैं कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विथ द फोर्स। अट्रैक्ट करता है मतलब अट्रैक्शन फोर्स, तो विद द फोर्स। अब ये फोर्स कितना होगा? सो विद द फोर्स कैसे मिलेगा ये फोर्स? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ देम। मतलब नहीं, हम रट्टा मारे हुए थे F = G m1m2/r², वही है, लेकिन उसको सेंटेंस में बोला गया है। ओके, सो एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद द फोर्स। तो फोर्स, लेकिन फोर्स कितना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, तो ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डन। ओके, तो ये तो हमें पता ही है, फिर से हमने पढ़ा। अब क्या बोल रहे हैं, जो बोला हुआ है उसको अगर हम लिखे तो क्या है देखो, फोर्स इज, यहां से सही दिखाई देगा, हाँ चलो। सो फोर्स हमने क्या बोला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों का मास ले लिया। अब हम दूसरा क्या बोल रहे हैं? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस R इज व्हाट? R इज द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये चीज हमें पता है तो उसको कंबाइन कर दे तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2/r²। ओके, नाउ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो हम वैल्यू पुट करेंगे से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट G। ओके, सो F = G m1 m2/r²। यही हमने रट्टा मारा हुआ था क्लास 9 में। ओके, तो ये क्या है? यही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किसने दिया लॉ? न्यूटन ने। कि जब भी हम जनरली क्या पढ़ते हैं कि ऐसे बैठा हुआ था पेड़ के नीचे, एप्पल गिरा और फोर्स ऑफ मतलब ग्रेविटेशन का उसने डिस्कवर कर ली न्यूटन ने। ये सही स्टोरी नहीं है एक्चुअली। ये भले ही हम पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं, पढ़ते तो नहीं आ रहे, सुनते आ रहे हैं, ये सबने ज्यादा पढ़ा दी है।
मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पहले ग्रेविटेशन के ऊपर किसी ने स्टडी ही नहीं की थी। फाइनल कंक्लूसिव कॉन्क्रीट कंक्लूजन जो गिवन दिया हुआ है ना, वो न्यूटन ने दिया हुआ है। उसके पहले भी कई साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन के ऊपर काम किया था। ओके, तो ये तो एक बाहर की बात याद आ गई तो बता दिया। सो ये हमने पढ़ा हुआ ही था 9th में। ओके, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ ये जो G है, ये मैंने जैसे अभी हमने डिस्कस किया, क्या इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं हो सकता, हमेशा अट्रैक्शन का है। हम सोचेंगे सर सभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, 9th में भी मैंने तुम्हें यही सब समझाया था। फिर से, क्या सभी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है? तो हाँ, सभी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। तो तुम तीनों बैठे हुए हो, एक दूसरे के एकदम नजदीक नजदीक बैठे हुए हो, क्या तुम तीनों के बीच में लग रहा है कि ग्रेविटेशन लग रहा है? तुम्हारे और मेरे बीच में लग रहा है, तो कहाँ है हम चिपक जाते, कहाँ है हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। यस, ओके। सो ये जो फोर्स है कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता ही है, लेकिन वो क्या है, कम लगता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट फीलिंग इट, अदरवाइज लगता तो है ही। ओके, तो उसके लिए भी मैंने एग्जांपल लिया है, बट ये समझ गए। अब ये जो G की वैल्यू है वो तुम्हें याद रखनी है। G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और उसका यूनिट भी याद रखना है। तो यूनिट तो कैसे आएगा, G यहाँ पर है, यहाँ पर न्यूटन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी का स्क्वायर। ये R यहाँ चला गया, ओके, R यहाँ चला गया, F का न्यूटन, R स्क्वायर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये दो केजी मतलब डिवाइड बाय केजी का स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो G की वैल्यू गिवन नहीं होगी, गिवन होगी तो बोनस तुम्हारा, लेकिन नहीं गिवन होगी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके, और G की वैल्यू, वो G की वैल्यू नहीं, ये G की वैल्यू, स्मॉल g नहीं, कैपिटल G। ओके, वो स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, कैपिटल G की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। डन। ओके, ये याद रखनी है। इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है एक्चुअल में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? सिंपली बोल देते ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नहीं। क्यों यूनिवर्सल? मतलब उसका मीनिंग है क्या, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी अप्लाई करो, पूरे वर्ल्ड में नहीं, अर्थ में नहीं, पूरे यूनिवर्स में। मतलब तुम मार्स पर जाकर करोगे, मून पर जाकर करोगे, जुपिटर पर जाकर करोगे, दूसरी सोलर सिस्टम में जाके करोगे तो भी ओके, ये इतना ही आएगा। डन। इसीलिए उसका नाम दे दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपल है। अभी जैसे हमने डिस्कस किया तो वही कि भाई हम लोगों के बीच में क्यों नहीं लगता, बाकी सब लोगों के बीच में क्यों नहीं लगता। जस्ट चेक इट। ये कोई मास m1 है, ये कोई मास m2। मान लेते हैं कि हम चारों का एवरेज वेट 60, मेरा ज्यादा है थोड़ा, लेकिन मान लो तुम्हारा भी 60 है। ओके, तुम तीनों का 60 है, तुम तीन में से दो लोग हैं, एक 60। तो क्या ये अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? नजदीक है तो भी क्यों अट्रैक्ट नहीं होते इतने? और क्या, और कितने नजदीक आए? अभी तुम तो बाजू बाजू में बैठे हुए हो, मे बी सेंटीमीटर और मिलीमीटर का डिफरेंस होगा। ओके, तो क्यों हम अट्रैक्ट नहीं हो जा रहे हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। कितनी कम होती है चेक करते हैं। देखो, ये 60 kg का, ये भी 60 kg का, उनके बीच का डिस्टेंस से 1 मीटर। डन। 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर मतलब कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बस इतना डिस्टेंस है। मतलब तुम्हारे और मेरे बीच में तो 2 मीटर का डिस्टेंस है, 2 से भी ज्यादा है, मान लो 2 मीटर का डिस्टेंस है। ओके, तो वैसे 1 मीटर का डिस्टेंस हो वो, तो अगर वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 G की वैल्यू, फिर m की वैल्यू 60, फिर दूसरे m की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, तो 1 मीटर का स्क्वायर। डन। अभी 1 मीटर की जगह 2 मीटर हो तो 2 रखो यार, क्या फर्क पड़ता है, नीचे 4 आएगा और क्या, 2 का स्क्वायर 4। फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? देखो ये 10⁻⁻11 है, ये 0 है, ये 0 है, तो वो 2 0 तो यहाँ कट हो जाएंगे, 10⁻⁹ आ जाएगा। अब 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 करो, डिवाइडेड बाई 6 करो, डिवाइडेड बाई 1 करो, जो करना है करो, उसका जो भी आंसर आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है तुम्हारे पास, 10⁻⁹। सोचो 10⁻⁹ मतलब नैनो। ओके, तो ये कितना फोर्स लगेगा, समथिंग वैल्यू इंटू 10 से 5 इंटू 10⁻⁹ और से 1 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो ये तो बहुत कम हुआ। उसको लिखेंगे तो 0.0000000001 वैसे।
ओके, उतना छोटा सा लगेगा, दैट्स वाई वी आर नॉट फीलिंग इट। अदरवाइज लगता तो है ही, लगता तो है ही कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे कि अर्थ और हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ओके, तो उसी की वजह से तो हम अभी चिपके हुए हैं, नहीं तो हवा में उड़ रहे होते अभी। अर्थ हमें खींची रहती है, ये भी मैंने पूछा था, हम उड़ क्यों नहीं जाते, 9th में पूछा था, ओके। मतलब हम अगर चल रहे हैं, सोचो हम चल रहे हैं और अर्थ तो रोटेट भी हो रही है, रिवॉल्व भी हो रही है, फिर भी हम आराम से बस देखो लेक्चर ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अच्छे से, ओके। क्यों, हम भी क्यों नहीं घूमते अर्थ के साथ साथ? नहीं घूमते, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू इतनी छोटी है, वी आर नॉट फीलिंग इट, ओके। सो अर्थ भी हमारे ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, इसलिए हम अट्रैक्टेड है। तो यहाँ क्यों दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लग रहा, अर्थ के साथ क्यों लग रहा है? अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत 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 ज्यादा है, 6 × 10⁻24 kg जितना है, 10⁻24 kg। तो ये 10⁻⁻11 तो यहीं पे हो गया, 10⁻24 और 10⁻⁻11 वहीं पे खत्म हो गया, डन। तो उसका मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, जैसे अर्थ सबके ऊपर, अभी जैसे कि अर्थ और सन, तो अर्थ सन को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर लेती? क्योंकि सन का मास अर्थ से ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा होगा वो अट्रैक्ट करेगा। तो अर्थ सन को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, लेकिन सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि सन का मास ज्यादा है। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो जाएंगे, बट समझना इंपॉर्टेंट है, डन, ओके। तो ये था हमारा कंसेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद रह गया, समझ में आ गया? पक्का? जी की वैल्यू भी याद रह गई, ओके। सबके बीच में लगता है, सपोज सन लगा रहा है हमारे ऊपर भी, और सन लगा रहा है अर्थ के ऊपर भी, सन लगा रहा है मून के ऊपर भी, तो जितना फोर्स लग रहा है उतनी ही ऑर्बिट में हमारी पर्टिकुलर से अर्थ और प्लेनेट सन के अराउंड में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, उससे रिवॉल्व कर रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके। तो ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ वेक्टर्स लॉ, ओके, वेक्टर्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। कौन सा? वेक्टर फॉर्म ऑफ, इसको अलग वीडियो ले लें, चलो।